Hello friends, welcome to Gyan Setu Institute. Today we discuss Charter Act 1833. This act, also called Saint Helena Act 1833, क्योंकि इस एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी ने सेंट हेलेना आइलैंड का नियंत्रण ब्रिटिश क्राउन को दे दिया था और अब सेंट हेलेना आइलैंड जो कि साउथ अटलांटिक ओशन में स्थित है ब्रिटिश क्राउन की कॉलोनी बन गई थी। तो इसीलिए चार्टर एक्ट 1833 को सेंट हेलेना एक्ट 1833 भी कहते हैं। अब इस एक्ट के प्रोविजंस क्या है? तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को इस एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का डेजिग्नेशन दिया गया और लॉर्ड विलियम बेंटिक पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। यानी कि इस एक्ट के माध्यम से भारतीय प्रशासन का केंद्रीयकरण किया गया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को सभी सिविल और मिलिट्री पावर दे दिए गए। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और उनकी काउंसिल को एंटायर ब्रिटिश इंडिया में एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर दिए गए। यानी कि अब पूरे ब्रिटिश इंडिया में सिर्फ और सिर्फ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और उनकी काउंसिल ही लॉ अमेंड करेगी या लॉ बनाएगी। गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास के पास जो लेजिस्लेटिव पावर थे उनको डिप्राइव कर लिया। यानी कि इस दो प्रावधान की वजह से हम यह कह सकते हैं कि भारत में चार्टर एक्ट 1833 के तहत कानून का केंद्रीयकरण किया गया, क्योंकि बम्बई और मद्रास के गवर्नर से लेजिस्लेटिव पावर छीन लिए गए और वो सारे पावर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और उनकी काउंसिल को दे दिए गए। ठीक है, नेक्स्ट, इस एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉमर्शियल एक्टिविटी को ख़त्म कर दिया गया। अब वह सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के रूप में कार्य करेगी। यानी कि हमने देखा था कि 1813 एक्ट चार्टर एक्ट के तहत कंपनी के पास चाइना के साथ व्यापार करने में और भारत में टी के व्यापार करने में मोनोपोली थी। अब 1833 के चार्टर एक्ट के तहत उस मोनोपोली को भी यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया। अब सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी राजनीतिक कार्य ही करेगी। गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक चौथा सदस्य को अपॉइंट किया एज अ लॉ मेंबर के रूप में, लेकिन उनको वोटिंग पावर नहीं दिया गया। फिर इस एक्ट के माध्यम से इंडिया में पहली बार लॉ कमीशन का गठन हुआ और जिसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले, जिन्होंने भारत में कानून का वर्गीकरण किया, यानी कि लॉ को कोडिफाइड किया। आगे देखते हैं। इस एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल की काउंसिल को ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी के सभी प्लेस और सभी लोगों के रिलेटेड कानून बनाने का पावर दे दिया गया। कानून को अमेंड कर सकते थे, वो रिपील कर सकते थे, अल्टर कर सकते थे। ये सारी अथॉरिटी गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल को दे दिए गए। फिर इस एक्ट के माध्यम से सिविल सर्वेंट के सिलेक्शन के लिए ओपन कंपटीशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया और नियुक्तियों में भारतीयों के साथ भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी अब हर साल एजुकेशन और उनके अवेयरनेस के लिए 10 लाख रुपीस इन्वेस्ट करेगी। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत 1 लाख रुपीस था, अब उसको बढ़ा के 10 लाख रुपीस कर दिया। और लास्ट, इस एक्ट के माध्यम से भारत में स्लेवरी को मिटिगेट किया गया। ठीक है, दासता को अवैध घोषित कर दिया गया।
अब हम 1833 के चार्टर एक्ट के सिग्निफिकेंस को देखेंगे। तो पहली बार गवर्नर जनरल की गवर्नमेंट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा जाने लगा और काउंसिल को इंडियन काउंसिल कहा जाने लगा। पहले जो एक्ट के माध्यम से कानून बनते थे उसे रेगुलेशन कहते थे, लेकिन अब इस एक्ट के माध्यम से जो कानून बनेंगे उसे एक्ट्स यानी कि अधिनियम कहेंगे। इस एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉमर्शियल एक्टिविटी ख़त्म हो गई और वह सिर्फ ब्रिटिश क्राउन के ट्रस्टी के रूप में अब भारत में कार्य करेंगे। और लास्ट, इस एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल की काउंसिल के लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर को सेपरेट कर दिया, दोनों फंक्शन को अलग कर दिया गया। तो यह था 1833 का चार्टर एक्ट। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।